गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या होगा, ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग आज? थोड़ा सा लेट कभी बोलते हो कि थोड़ा वेट कर लिया करो, ठीक है। जिस दिन लेट हो जाते हो उस दिन आप बोल देते हो क्लास ओपन नहीं हो रहा। बेटा हो जाएगा। थैंक यू शरफी जी। गुड मॉर्निंग कान्हा जी, चमन जी, रितु जी, प्रीति जी। ठीक है, तो कल हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। हर तरीके का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ एक दो, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, लिखोगे कैलकुलेट द क्वेश्चन लिखोगे, देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। गुड मॉर्निंग नीरज जी, शमशाद जी, अशरफी जी। हिंदी में लिखोगे निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला पार्ट है 0.5 मोल ऑफ N2। दूसरा पार्ट है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इजी से क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। फोर्थ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2 molecules। नंबर ऑफ N2 molecules। हाँ जी, लेट हो गया आज मैं। कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, एक दिन लेट हो गए तो हमेशा टाइम से स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग वंदना जी, धर्मेंद्रा जी, राधे राधे, राधा जी, लव खुशी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कीजिए। मैं सीटेट का क्वेश्चन कह रहा था ना आप लोगों के लिए, तब तक मैंने क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आए हैं वो ढूंढता हूँ, आप इसका सोल्व कीजिए तब तक। क्वेश्चन मैंने देखा था। मिल गया। एक बार इसको सोल्व कीजिए फिर बता कर आते हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए। नीतीश जी, क्लासेस आपकी ये लगा लो, पीरियोडिक टेबल बची है, इक्विलिब्रियम का पोर्शन मैं आज करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आपको मैंने सिलेबस सारा लिखवाया, अब आप लोग चेक कर लीजिए आपका टॉपिक क्या क्या बचा। एक बैटरी बचा होगा, ठीक है। बैटरी आज जितना हो गया। आज कोशिश ये है कि बैटरी भी हो जाए आप लोगों की, ठीक है। तो मैं आज सोच रहा हूँ बैटरी करा दूंगा आपकी, इक्विलिब्रियम करा दूंगा, और ये मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल बचेगा। इसके अलावा और कुछ कोई टॉपिक बचता तो बता दो अभी आप लोगों को, फिर बाद में मत बोलना सर आपने ये नहीं पढ़ा है। बेटा बोल तो रखा है मनीष जी, एक्चुअली क्या है ना, टीचर्स अरेंज हो रहे हैं अभी, सारे टीचर्स होंगे तभी बैच आएगा 11th का, बात ये है। सर आप तो हमारे सभी डाउट का आंसर देते हो। विवेक सर कभी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते और हम कुछ पूछ लेते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। विवेक सर ने ब्रेन के मिडल पार्ट का
पोन्स बता था, लेकिन पोन्स तो हिंड ब्रेन का होता है। सुरेंद्र जी क्या बोल सकते हैं भाई, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब आप लोग साइंस स्पेशल 7 वाले बच्चे देख लेना। सुपर टेट का सिलेबस है तो बहुत बेटा धर्मेंद्र, कम नहीं है, कराएंगे, बहुत टेंशन ना लो। हाँ सिलेबस देख लो। थैंक यू अशरफी जी, रियली सर आपसे केमिस्ट्री बाकी क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग। थैंक यू अशरफी बेटा। हाँ अब मुझे बता दो, टॉपिक्स मैं बता देता हूँ जो बचे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा साइड में लिख रहा हूँ। देखो आपको बैटरी पढ़ाना मुझे, ठीक है, और मेटल की एक्सट्रैक्शन तो अलग से करा दूँगा, एक दिन ले लूँगा, सैटरडे को करा दूँगा एक्सट्रैक्शन वगैरह शायद, ठीक है। ये कुछ है नहीं इसमें, तो आधा घंटे का टॉपिक है वैसे भी। और इक्विलिब्रियम हो गया। गुड मॉर्निंग रिया जी, ये मैं आज करा दूंगा, ये आज करा दूंगा, ठीक है। फिर पीरियोडिक टेबल बचेगा बस, ये मैं आपको 5 तारीख के आसपास कराऊंगा बच्चों, अगले महीने की। बस ये टॉपिक आपका मैं बचा के रखूँगा, क्योंकि जो नया साइंस स्पेशल आ रहा है ना उसके साथ मर्ज करके पढ़ाऊँगा, तो ये टॉपिक मैं वहाँ कराऊँगा। इसके अलावा किसी का कोई टॉपिक, कोई बोले सर ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, अभी बता दीजिए हमें। मैंने सिलेबस आप लोगों को लिखवा दिया था। टेलीग्राम से जुड़ जाइए उमंग जी, ग्रुप में ऐड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। हाँ ये भी आज, ये कोलन पेट्रोल आज करा दूंगा, ठीक कह रहे हो। हाँ ये याद तो था, मुझे भूल गया, ये आज हो जाएगा। देखते हैं इनमें से कितना होगा, ठीक है। इसे कल आपकी क्लास शायद ना भी हो भी सकती, कोई पक्का नहीं बोल रहा। सुरेंद्र जी अभी तो मैं अपना टॉपिक पढ़ा लेता हूँ बेटा, फिर बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप कल आपकी क्लास हुई तो कल हो जाएगा, या परसों क्लास हुई तो परसों हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल आपके बचेगा, 3 घंटे में ये कंप्लीट करा दूंगा। 3 भी हो जाए, ज़्यादा भी हो जाए, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। देखेंगे जितना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 29 को आ रहा है न्यू बैच। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया अभी तक किसी ने। ओके ऋषा जी, देखो बच्चों मास निकालना है। अब देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। नरपत जी क्या कह रहे हो, 3 to 7 समझा नहीं मैं। देखो मोल दे रखे ना, मोल का फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो। अब मास निकालना आपको, मोल किसके बराबर होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल कितने दे रखे हैं, 0.5, गिवन वेट आपको निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 28, तो मल्टीप्लाई कर लो। W बराबर है 28 × 0.5, कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। ये आ गया 14। दूसरा देखो, अब एटम दे रखा है, 0.5 मोल दे रखे हैं, एटम देगा तो एटॉमिक मास यूज़ करोगे। एटॉमिक मास कितना है, 14, तो इसका W कितना आ जाएगा, 7। तीसरा देखो, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो आपके पास में। देखो यहाँ पर एटम दे रखा है, मोलिक्यूल्स नहीं दे रखा, तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को ए से लिखते हैं इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये था। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 3.011 × 10⁻23। गिवन वेट कितना है ये निकालना आपको। एटॉमिक वेट कितना है इसका, 14 होता है, इंटू 6.022 × 10⁻23। साफ नहीं दिख रहा बेटा, साफ तो दिखेगा, तो इस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। W कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से इस तरफ ले लेता हूँ, W बराबर हो गया 7, ठीक है। फोर्थ वाला यहाँ सोल्व कर देता हूँ, इसको सुपर टेट वाला भी क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन ना लो।
हाँ भाई, फोर्थ वाला देखोगे, मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कितने 6.0, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, इतने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है ना, इतने मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 28 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। सेकंड का 7 ठीक था प्रीति जी, फर्स्ट का 14 ठीक था प्रीति जी आपका, हाँ 28 बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे, धर्मेंद्र जी फिजिक्स में तो बहुत बताया सिलेबस, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन लिखोगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following sample नहीं केवीएस में नहीं चल रही, लेकिन देखता हूँ मेरी केवीएस में नहीं चल रही है। सैंपल हैज़ ग्रेटेस्ट मास, हिंदी में लिखोगे, निम्न में से किसका द्रव्यमान निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ O2, सेकेंड ऑप्शन है 0.8 मोल ऑफ O2, तीसरा ऑप्शन है 6.022 × 10⁻23 molecules of O2, डी है 20.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। बताओ बच्चों। गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ आंसर। हाँ नीतीश जी, कभी कभार हो जाता है बेटा नेटवर्क इशू। अच्छा ये वाला बेटा मैंने क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, ये वाला कोई नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने वहाँ करा रखा है, आपने जो ग्रुप डी की सीरीज में चला रखे ना उसमें इस तरीके का क्वेश्चन है, वहाँ पर मैंने करा रखा है, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं भूल गया, और बुक्स इतनी रखी है मेरे पास, बहुत सारी बुक्स है, तो पता नहीं वो बुक नीचे दबी होगी, कहीं पर निकालनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी की सीरीज़ में करा रखा है, वैसे भी मैं अगर वहाँ नहीं होगा तो मैं ढूंढ के करा दूँगा। वैसे कोई वहाँ से कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है बड़ा, कुछ तो आप कर लोगे। गुड मॉर्निंग शशि प्रकाश जी। A 16 ग्राम, B 32
ग्राम C32D। चलो देखते हैं, बाकी किसी और ने भी दिया आंसर। चलो मैं सोल्व कराता हूँ। देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन वाइज सोल्व कर लेते हैं। मास कैलकुलेट करना गिवन वेट, ठीक है। अब इसमें तो दे ही रखा है 16 ग्राम है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले में तो दे रखा है इसका मास कितना है 16 ग्राम। 0.8 का निकाल लोगे, मोल दे रखे 0.8, गिवन वेट आपको निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा इसका 32, ठीक है। तो इसका W कितना आ जाएगा 8/10 इंटू 32, 4/5, तो 4 दूनी 128/5, 25.6 ग्राम। नरपत जी यही था आपका, हाँ 25.6 ग्राम था बेटा आपका, ठीक है। 25.6 ग्राम है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, ये तो पता ही है। इसका मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ये तो डायरेक्ट है। इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 32 ग्राम होता है, मैंने आपको बताया है। ये एवोगैड्रो नंबर है, तो एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास किसका होगा 32 ग्राम। अब ये STP पर इसका निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। आपको W निकालना है, वॉल्यूम है आपका 20.4 लीटर, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट 32 इंटू 22.4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ क्या आएगा सोल्व करके। ये 20.4 ये आएगा 29.14, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 29.14, ठीक है। अब बता दो आप लोग आंसर क्या आ गया, जल्दी बताओ आंसर क्या आ गया। तो सबसे ज़्यादा देख सकते हो किसका आ रहा है, फेवरेट ऑप्शन केमिस्ट्री का आपका ऑप्शन C, ठीक है। देख सकते हो इसका मास सबसे ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। हाँ आपका आंसर सही था नीरज जी, नरपत जी आपका भी सही था, ठीक है। शिवानी जी भी बिल्कुल सही है, श्रद्धा जी भी। बेटा चंद्रा जी आपके में फिक्स नहीं है, सुपर टेट में 6-7 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। तो मैं आपको एक लास्ट डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहा, अगर कोई मेनली CDS में आता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, हिंदी मुझे नहीं पता, इसका क्वेश्चन को लिए आप क्या करोगे, मैंने CDS का पेपर सोल्व करवा रखा है, ठीक है। तो जब प्लेलिस्ट में जो सबसे पहले जो CDS का पेपर आएगा, ऊपर से नीचे जाओगे जब, तो उसमें मिलेगा आपको लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन वहाँ से कर लेना, ना समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई CDS की तैयारी कर रहा है उसके लिए है बेसिकली, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है A + B, यहाँ से बना प्रोडक्ट, ठीक है। अब इन रिएक्टेंट में से जो सबसे पहले ख़त्म होगा उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो जब तक ये दोनों रिएक्ट करते रहेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर एक भी ख़त्म हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी लिमिटिंग रिएजेंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वो पहले ख़त्म होगा, और जैसे ही वो ख़त्म होगा रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो सबसे पहले ख़त्म होता है। तो लिखोगे द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड, द रिएक्टेंट, साइंस पहली बार समझ आ रही हो किधर इंदिरा जी, द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड, विच इज़ कंज्यूम्ड completely, which is consumed completely during a chemical reaction, is known as limiting reagent, is known as
लिमिटिंग रिएजेंट। हिंदी में लिखोगे वह अभिकर्मक, वह अभिकर्मक, वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है श्रद्धा जी। वह अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सारा खत्म हो जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सारा खत्म हो जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सारा खत्म हो जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सारा खत्म हो जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक, अच्छा है, लिख सकते हो भाई, हिंदी में लिखना है तो लिख लो सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, तो एक चीज़ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं अभी बता ही देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका क्वेश्चन करा रखा है, मैं बता देता हूँ कौन सी वीडियो में मिल जाए। जिसको करना वहाँ से कर लेना, क्योंकि बेसिकली सीटेट के लिए होता है, सॉरी सीडीएस में आता है। हाँ, ये 2018 का जो पेपर होगा ना, सीडीएस 2018, इसमें थंबनेल पर मेरा फ़ोटो लगा होगा जिसमें मैं खड़ा हूँ। ठीक है, सुप्रिया जी आपने अभी लिया है ये बैच, आप एक काम कीजिए ना, जो 29 तारीख को जो बैच आ रहा है ना उसमें ट्रांसफ़र करवा लीजिए। क्योंकि मेरा तो ये 3-4 क्लास बची हैं इसमें। ये बैच तो लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ था सुप्रिया जी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल एंड पर है, ख़त्म होने वाला है। हाफ शर्ट में है, हाफ शर्ट में नहीं है बेटा फ़ोटो, हाफ में नहीं, ब्लू कलर की शर्ट होगी। एक मिनट देख ले, स्टार्टिंग में मिल जाएगा जल्दी क्वेश्चन ये। ठीक है, उस हाँ इम्पोर्टेंट तो है बेटा, ये उसमें आता है, सीडीएस वगैरह में आता है। हाँ जी, हो जाएगा, अगर आपने एक वीक हुआ होगा तो लिए हुए, अभी 1 वीक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सेम है, बैच फीस तो वही है। नहीं, सुपर टेट का बैच नहीं आ रहा, साइंस स्पेशल आ रहा है न्यू। ठीक है, चलो भाई, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ते हैं। साइंस पहली बार समझ आ रही है, ओके। ठीक है, तो ये मूल कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया आपको। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करा रखा, वहाँ पर कर लेना, क्योंकि बेटा मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, बिजी था, तबीयत भी ख़राब थी, तो क्वेश्चन निकालना मुझे ध्यान नहीं रहा। हालांकि क्वेश्चन मेरे पास हैं और भी, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हैं। उस तरीके का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, शॉर्टकट में जैसे आएगा वो उसमें सीडीएस में करा रखा है मैंने। ठीक है, मेरे पास जो है वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी लेंदी है, तो उसमें परेशान हो जाओगे, इसलिए वो नहीं कराना, नहीं तो मैं करा देता। ठीक है, चलो भाई, हेडिंग डालोगे कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। साइंस स्पेशल चल रहा है, एक पेज छोड़ दो, उसके लिए छोड़ना तो, उसमें फिजिक्स नितिन सर पढ़ाएंगे, नरपत जी। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा लगता आप लोगों ने मेरे साथ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाओ सभी, और उसमें आप गर्ल्स वगैरह अपना नंबर भी हाइड कर सकती हैं, जैसे कोई इशू भी नहीं आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ तो कुछ बच्चे हरकतें ऐसी कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा टेलीग्राम बेस्ट है, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए सभी, तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बैचेस वगैरह के भी। ठीक है, नहीं पढ़नी उनसे फिजिक्स। चलो कोई नहीं। हाँ बच्चों, पहले हम पेट्रोलियम पढ़ते हैं, हेडिंग डालो, कोल को बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है पेट्रोलियम। देखो,
पेट्रोलियम जो होता है ये किससे बनता है, आप लोगों को पता होगा, ये फॉसिल से बनता है, जीवाश्मों से। किससे बनता है आपका, फॉसिल से बनता है, जीवाश्मों से बनता है, ठीक है। और फॉसिल किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम किसका मिक्सचर हुआ आपका, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का। तो डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, 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 इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ large number of hydrocarbons. It is a mixture of large number of hydrocarbons. हिंदी में लिखोगे, यह है बहुत सारे, यह है बहुत सारे, यह है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का, यह है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। अब जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते हैं उसी तरीके से पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ते हैं, देख सकते हो जैसे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया गया, पेट्रोलियम को किसके साथ कंपेयर किया गया, गोल्ड के साथ। और पेट्रोलियम का कलर कैसा होता है, ब्लैक, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना और कच्चा तेल। तो लिखोगे इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। हिंदी में लिखोगे इसे कच्चे तेल, इसे कच्चे तेल लिखवा दो। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और कितने फैक्ट्स लिखवाएंगे बेटा, लिखो। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है, इसे कच्चे तेल, इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है, इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से जाना जाता है। नहीं, मेरी आईडी में तो मेरा ही फ़ोटो लगा होगा। अगर आप ये सर्च करोगे साइंस बाय सतेंद्र सर, ये सर्च करोगे तो मेरा ही फ़ोटो आएगा बेटा। दूसरी चीज़ बता देता हूँ, मेंबर्स देख सकते हो 27+ इतने मेंबर्स हैं। अभी स्टार्ट किया मैंने टेलीग्राम, तो मेंबर्स देख कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या मुझसे कंफर्म कर लो। नंबर तो मैंने आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमिता जी। कि साइंस स्पेशल बैच में हूँ मैं, साइंस स्पेशल मर्जी तो चला रखा है इसके साथ। अभी ये कुछ 2 दिन से बस ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे वो करा दिए, ठीक है। अब देखो, अब पेट्रोलियम के से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, लिस्ट बनाते हैं। देखो, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसे बोलते हैं, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर, लुब्रिकेंट,
स्नेहक, पैराफिन वैक्स, हिंदी में इसको पैराफिन मोम बोलते हैं। एसफाल्ट, एसफाल्ट का दूसरा नाम होता है कोलतार, एक नाम और होता है बिटुमिन। पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम कोक, हाँ जी, दूसरे वाले बैच में बायो विवेक सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में ही पढ़ा रहा हूँ सुप्रिया जी। सेम टीचर है वैसे सुप्रिया जी, इसमें जो टीचर है वही उसमें है सेम। इस कैरियर विल ऐप पर 3 टीचर बढ़िया है, बाकी सब फालतू हैं। एक केमिस्ट्री किंग, सेकंड राकेश यादव सर, थर्ड पीयूष सर। थैंक यू नरपत जी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इनको पढ़ेंगे भी, पढ़ाऊँगा। एक बार कैलोरीफिक वैल्यू लिख लेते हैं एक बार इसके बारे में। हेडिंग डालोगे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान। अब उसमें मैं ये हो जाएगा सेटअप, शायद मेरा अरेंज हो जाएगा 1 2 मतलब 3 मतलब 5 तारीख तक मान लो मेरा सेटअप हो जाएगा, तो शायद उसमें बोर्ड पर ही लूँगा, बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे। अरे ऐसे नहीं बोलते लिपू जी। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी फ्यूल के, ठीक है, 1 ग्राम का कंबशन कराओ। कंबशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इससे जो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो लिखोगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the maximum amount of energy released, the maximum amount of energy released from the combustion of, released from the combustion of, released from the combustion of 1 gram fuel, 1 gram fuel is known as calorific value, is known as calorific value, is known as calorific value। हिंदी में लिखोगे 1 ग्राम ईंधन के दहन से, 1 ग्राम ईंधन के दहन से कल आपने सुपरटेट में सम को नहीं लिया था, समझा नहीं देवांशी क्या कह रहे हो। हिंदी में लिखोगे 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है, उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, उसे कैलोरीफिक मान कहा जाता है। हुई थी मनीष जी 3:30 से 5 मेरी क्लास हुई थी कल। ठीक है, अब देखो, अब एक टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखोगे आप इस तरह दिखता है, फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू,
फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। देखो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का दूसरा नाम होता है गैसोलीन। तो पेट्रोल का जो क्वेश्चन आता है वो गैसोलीन से आता है। तो पेट्रोल के अगर आप 1 ग्राम का कंबशन कराओगे तो 50,000 जूल एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो उसमें लिखोगे क्या नाम है, किलो जूल में लिखोगे तो 50 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। डीजल से निकलती है 40 to 45 किलो जूल पर ग्राम। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, इससे कितनी होगी, डीजल से ज़्यादा होती है 46 किलो जूल पर ग्राम। अच्छा, आप सीएनजी देखोगे, सीएनजी गैस ही होती 30 to 35 किलो जूल पर ग्राम। लिक्विड हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल, पढ़ाया है मैंने। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम। जल्दी से नोट कीजिए, नोट करते ही थम्स अप भेजिए। चंद्रा जी हुई है 3:30 से 5 की क्लास कल सुपर टेट में? नहीं हुई है, बच्चे आए थे, लाइव भी आए थे। तो आप लोग बोलिए उधर, मैं भी बोलता हूँ, क्लास शो क्यों नहीं होगी। मैंने सुबह भी बताया था आप लोगों को 3:30 से 5 आपकी क्लास है, और आज भी है। नीतीश जी नया आ रहा है, साइंस स्पेशल 8 आ रहा है। अब जो हाँ, ये सही कह रहे हो लिपू जी। आ रहे हैं नीतीश जी, वेट कीजिए, आ रहे हैं। हो गया नोट, चलो हेडिंग डालो पेट्रोल। कलर चेंज कर लेते, ब्लैक से कर लेते। हेडिंग डालोगे पेट्रोल। पहले पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखो द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल is decided by, the quality of petrol is decided by octane number, is decided by octane number। हिंदी में लिखोगे पेट्रोल की गुणवत्ता। हाँ अरुण जी, मोल कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। जितना मैंने पढ़ा है इतना मोल कॉन्सेप्ट तो कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, देख लेना चाहे आप। देखो पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इधर देखोगे, जो लिखवाऊंगा सारी चीज़ें ध्यान से सुनना। अब पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑक्टेन नंबर पर। कैसे डिपेंड करती है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी कुछ नोट मत करना, मैं बताऊंगा कैसे नोट करना है। अब ये जो पेट्रोल किसका मिक्सचर था, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर था, हाइड्रोकार्बन का। और पेट्रोल किसका प्रोडक्ट, आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो ये भी किसका मिक्सचर होगा, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और इसकी क्वालिटी किससे डिसाइड कर रहे हैं, सिटेन नंबर से। यानी कि जो सिटेन नंबर है ये भी किसका मिक्सचर होगा, हाइड्रोकार्बन का। सॉरी ऑक्टेन नंबर, सॉरी ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये भी 2 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। जो एन हेप्टेन होता है इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो होते हैं 7, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 7। इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं,
इसके अंदर कार्बन होते हैं 8। ठीक है, अब इसको जो ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है एन हेप्टेन को, इसको ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है 0, और इसको जो ऑक्टेन नंबर असाइन किया गया है वो है 100। ठीक है, अब देखो ऑक्टेन नंबर निकालते कैसे हैं। ऑक्टेन नंबर इन दोनों की परसेंटेज से निकाला जाता है। मान लो किसी पेट्रोल में एन हेप्टेन का परसेंटेज ज़्यादा हुआ, इसका परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा या कम? कम होगा ना, क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेन नंबर कम है। तो जो अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल होते हैं उसके अंदर एन हेप्टेन नहीं होता। ठीक है, जो प्रीमियम पेट्रोल है जैसे, ठीक है, प्रीमियम पेट्रोल का यूज़ कहाँ करते हैं हम? एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं। तो प्रीमियम पेट्रोल में क्या होता है आपका? एन हेप्टेन नहीं होता। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एरोप्लेन्स में भी लिखेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होगा, तो सबसे कम वैल्यू कितनी होती है? 0, और ये किसके लिए है? एन हेप्टेन के लिए। तो सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका होता है? एन हेप्टेन का। अब इसको इतना बना लीजिए एक बार, फिर मैं लिखवाता हूँ। इसको बना लीजिए इतना। सर आप हज़ारों स्टूडेंट्स के दिल में रहते हैं। लव यू सर। लव यू बेटा अरुण, थैंक यू इतने प्यार के लिए। जल्दी से नोट कीजिए। अगर शो नहीं बच्चे तो आए थे, पता नहीं, चलो मैं बोल लूँगा, अगर फिर मैं अपलोड करवा दूँगा, ऐसा हो सकता है अपलोड करवा दूँ, क्योंकि मैंने तो बोला था। आज भी क्लास है, बोलता हूँ मैं, बात करता हूँ आज भी। कल मैंने ग्राफ वगैरह सारा इक्वेशन ऑफ मोशंस, ग्राफ के बाद बहुत क्वेश्चन कराए हैं। कल वो चैप्टर कंप्लीट कराया है। कोई नहीं, मैं अपलोड ही डलवा दूँगा, फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जी। प्रैक्टिस कर लीजिए। पता है, जब लेना हो तो काफ़ी टाइम बाद लिया करो, वही बैच रिपीट करना हो तो कोई अपडेशन हो जाए। थोड़ा बहुत तो अपडेट होगा ही उसमें भी, ऐसा नहीं है। देखो मेरे सारे बैच तो सेम होते नहीं, कंटेंट अपडेट होता ही जाता है। तो थोड़ा बहुत आप कर लीजिए, हर बार बैच लेना ज़रूरी नहीं था। 1 मिनट रुकना भाई। हाँ भाई, नोट कर चुके हो गए तो थम्स अप भेज दीजिए। नोट कर चुके हो तो जल्दी। कोई नहीं, मैं डलवा दूँ, आज बोल दूँ डलवा दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अब लिखोगे।
अच्छा, आप इंतज़ार में रहे प्रीति जी, कोई नहीं, अब कर लेना उसको, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उस अगले टॉपिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आज मैं बोल दूँगा डाल देंगे, ठीक है। तो लिखोगे फर्स्ट, अब इसके बारे में लिखोगे जितना पढ़ा है आप लोगों को, लिखोगे अब एन हेप्टेन हैविंग, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एन हेप्टेन हैविंग, एन हेप्टेन हैविंग, एन हेप्टेन हैविंग द लिस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन हैविंग द लिस्ट ऑक्टेन नंबर। हिंदी में लिखोगे एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। क्या समझ में नहीं आ रहा है विनय जी, लेट आए होगे आप फिर भाई। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इन प्रीमियम पेट्रोल, इन प्रीमियम पेट्रोल, इन प्रीमियम पेट्रोल, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता, 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 प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। नेक्स्ट लिखोगे हाँ, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स, इन एरोप्लेन्स। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब एक चीज़ देखो, अगर पेट्रोल का कंबशन कराया, देखो जैसे पेट्रोल है, हमने इसका कंबशन कराया, दहन कराया, सुनना समझना अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने कंबशन कराया और इससे साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, ऊपर का मतलब साउंड ज़्यादा हुई। अगर साउंड ज़्यादा होगी तो क्या बोलोगे, इस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होगी या ख़राब? ख़राब बोलोगे। यानी कि अगर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो आप बोलोगे क्वालिटी कम होगी या ख़राब होगी। और अगर क्वालिटी कम हो गई तो ऑक्टेन नंबर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑक्टेन नंबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, साउंड में और ऑक्टेन नंबर में कैसा रिलेशन है। साउंड अगर बढ़ रही है तो ऑक्टेन नंबर कम हो रहा है, तो एक फैक्टर को बढ़ाने से दूसरा फैक्टर कम हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्टेन नंबर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साउंड के। ऑक्टेन नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साउंड। ठीक है, अब देखो, अगर आपको किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाने का मतलब ऑक्टेन नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ सकता है, जब उसमें से आप साउंड को कम कर दो। तो इस साउंड को कम करने के लिए एक कंपाउंड पेट्रोल में मिक्स किया जाता है जिसको बोलते हैं हम एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड एस फोटोरोधी यौगिक, एंटी नॉकिंग कंपाउंड एस फोटोरोधी यौगिक। इसका काम क्या है, साउंड को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये कंपाउंड होता कौन सा है, ये होता है टेल। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। तो टेल का फंक्शन क्या होता है, साउंड को रिड्यूस करना। ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, एक साइड इफ़ेक्ट और आ गया। जब पेट्रोल का कंबशन होता है तो उससे जो धुआं निकलता है
उस धुएं में गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और साथ के साथ एक मेटल भी निकलता है। देखो पूरा पेट्रोल मैंने पढ़ाया, धातु कहाँ पर आई है? ये लेड। तो पेट्रोल में जो धुआं निकलता है उसमें धातु कौन सी होती है? लेड, सीसा। इस लेड से होता है कैंसर। ठीक है, तो जब ये पता चला लेड से कैंसर होता है तो अब इस पर बैन लगा दिया गया है, अब इसका यूज नहीं करते। ठीक है, अब इस पर बैन लगा दिया गया है, अब इसके अंदर इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पर, अगर स्कूटी वाली पर ध्यान नहीं हो तो ठीक है, लिखा रहता है शीशा रहित पेट्रोल। कुछ पेट्रोल पंप पर लिखा रहता है, कुछ पर नहीं होता, क्योंकि इंडिया में ऐसा एक बार बैन कर दिया कोई ज़रूरी तो है नहीं कि उसका यूज़ बंद हो जाएगा, उसका फिर भी यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियली ये बैन है, वैसे यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर बैन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जल्दी से। एन हेप्टेन मैक्सिमम किस में होगा बेटा? यही तो प्रीमियम पेट्रोल में मैक्सिमम होगा। एन हेप्टेन मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, सॉरी आइसोक्टेन मैक्सिमम होगा। एन हेप्टेन तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा होगा तो उस पेट्रोल करोगे क्या? समझ रहे हो बात को? इसके अलावा और मुझे नहीं पता अभी नीतीश, इसके अलावा कौन सा यूज होता है। सचिन जी बीएचयू के एंट्रेंस के लिए बेटा वो देखना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा। और बीएचयू का एंट्रेंस आप किस पर्पज़ के लिए दे रहे हो? ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। विपिन जी क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, बाकी को तो दिख रहा है, फिर आपके नेटवर्क में इशू होगा। नहीं, प्रीमियम का ऑक्टेन नंबर 0 कहाँ है? किसने कहा प्रीमियम पेट्रोल? इसका तो 95, 6, 7 के अराउंड कुछ ऐसा होता है, 7 कुछ ऐसा होता है इसका ऑक्टेन नंबर। डलवा देंगे कल की क्लास में। रितु जी मोल वाले की आप 9th क्लास के एनसीईआरटी से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 11th में भी है ये टॉपिक। 11th में आप जो सिंपल क्वेश्चन है वो कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का भी 11th में भी है ये मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, उन्हीं को अच्छे से कर लोगे, उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो हो जाएगा आपका वैसे भी। ठीक है, फिर भी आपको करनी है तो 9th क्लास के एनसीईआरटी 11th क्लास से कर सकते हैं। 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे लेकिन। ठीक है, चलो भाई नोट कर चुके हो। हाँ, एसएससी जेई कवर हो जाएगा बेटा, विपिन एसएससी जेई कवर हो जाएगा। अच्छा क्या करा रहा था मैं? अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे पास 2 पेट्रोल है। ठीक है, एक पेट्रोल है P1, एक पेट्रोल है P1, एक दूसरा पेट्रोल है P2। ठीक है, इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है और P2 में लेड की मात्रा कम है। मुझे ये बता दो जल्दी से, इन दोनों में से किसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा? जल्दी बताओ, इन दोनों में से किसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा? लिपू जी कह रहे P2, पिंकू जी कह रहे P1, मनीष जी क्या डाउट रहा है? आंसर बताओ पहले। P2 का मोहम्मद जी कह रहे P2, वंदना P2, प्रकाश P1। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक चीज़ देखना, जैसे ये लेड आया, इस लेड आने से क्या हुआ? एंटीनोकुलर साउंड कम हुई, यानी कि
अगर लेड आपने बढ़ाया तो साउंड क्या हो रही है, कम हो रही है। साउंड अगर कम हो रही है, देखो साउंड कम होगी तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ से देखो लेड में और ऑक्टेन नंबर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लेड, इसको लिख लीजिए बेटा। तो P1 का होगा ज़्यादा, जिसमें लेड ज़्यादा होगा उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। अरे प्रीमियम पेट्रोल जीरो कहाँ है, ऑक्टेन नंबर उसका मनीष जी किसने कहा, बता दो रहा हूँ बेटा, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो और बता दो दे, इतना टाइम नहीं होता, डाउट एक बार ही बताया जाता है, आप उसी को बार बार पूछ रहे हो, बता तो दिया। सीटेट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं धर्मेंद्र जी, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो पेट्रोल का यूज किस में करते हैं, लाइटर व्हीकल्स में लिखोगे। पेट्रोल इज यूज्ड इन लाइटर व्हीकल्स, पेट्रोल इज यूज्ड इन लाइटर व्हीकल्स, पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है, पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है। ऑक्टेन नंबर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेट्रोल, तो फिर एन हेप्टेन में तो 0 ऑक्टेन नंबर है, तो फिर इसकी क्वालिटी अच्छी कैसे हो गई, बहुत बढ़िया। अरे बेटा सुरेंद्र वो दोनों का मिक्सचर है, एक का मिक्सचर नहीं है, ठीक है। वो पूरे ऑक्टेन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके अंदर 2 हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो एक पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। ओके शुभजीत जी, ठीक है। हाँ, पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है। आप लोगों ने देखा हुआ बाइक वगैरह स्टार्ट करते हो, कई बार स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप उस प्लग को निकालते हो, उस प्लग को बोलते हैं स्पार्क प्लग। आपने देखा होगा कभी भी आप किक मारते हो तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो पेट्रोल का जो कंबशन होता है वो स्पार्क पर बेस्ड होता है, तो पेट्रोल इंजन्स के अंदर हमेशा स्पार्क प्लग यूज होता है। तो लिखोगे इन पेट्रोल इंजन्स spark plug is used, in petrol engines spark plug is used, in petrol engines spark plug is used। हिंदी में लिखोगे पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब पेट्रोल में जो आग लगती है, देखो जैसे एक कंटेनर में पेट्रोल रखा है, ठीक है, इसमें आग लगी हुई है, आपने इसमें वाटर डाला तो पानी से आग बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी, क्योंकि पेट्रोल यहाँ तो एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है इसमें इनसोल्यूबल होता है, सॉरी वाटर जो होता है पेट्रोल में इनसोल्यूबल होता है। तो वाटर आपका ऊपर रहेगा और ऊपर लगी है आग, उस आग से क्या होगा, इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड से ऑक्सीजन निकलेगी और ऑक्सीजन क्या करेगी, कंबशन में और हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेट्रोल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए पानी का यूज नहीं करते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो लिखोगे फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, वाटर इज़ नॉट यूज्ड, जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज पेट्रोल एंड वाटर, बिकॉज पेट्रोल एंड वाटर आर insoluble to each other, because petrol and water are insoluble to
ईच अदर, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते। स्पार्क प्लग जी, आपने बाइक देखो, ठीक है, गर्ल्स को तो नहीं पता होगा, वो तो एक्टिवा चलाती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आपके घर में जो आपके पापा वगैरह होंगे, बड़े भाई वगैरह होंगे, उनसे पूछना, वो बताएंगे आपको स्पार्क प्लग क्या होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए एक स्पेशल टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो लिखोगे फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर फोम टाइप फॉर पेट्रोल फायर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। हिंदी में लिखोगे पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम प्रकार के, तो क्या पेट्रोल जो कार आती है उसमें भी होगा स्पार्क प्लग, उसमें भी होता है। हैवी व्हीकल नहीं है बेटा, हैवी व्हीकल का मतलब आप देखोगे ये जैसे ट्रक वगैरह हैं, ट्रक में पेट्रोल नहीं होता यूज़। पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है, फोम प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो नोट करके एक चीज़ लिखोगे, कोई बताएगा गैसोल, गैसोल किसे बोलते हैं? हाँ भाई बताओ, गैसोल किसे बोलते हैं? नमस्कार कान्हा जी। गैसोहोल पेट्रोल प्लस इथेनॉल के मिक्सचर को बोलते हैं गैसोहोल, ठीक है, पूछ लेते हैं। दूसरा आपने देखा होगा मॉडरेटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यह जो आपका कूलेंट वगैरह होता है, कूलेंट किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली, अगर आप उस गाड़ी को लेकर ऐसे इलाकों में चले जाओ जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, बर्फीले इलाकों में चले जाओ, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो कूलेंट जम सकता है। अगर कूलेंट जम गया तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तो गाड़ी आपकी थोड़ी देर जैसे ही गर्म होगी वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो इस पर्पज़ के लिए कूलेंट के अंदर हमें एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो जल्दी से ना जमे। तो किसका कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एल्कोहल को आप फ्रिज में रख दो, कभी नहीं जमेगी। -120 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको जमाने के लिए, और इतना टेम्परेचर हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो मॉडरेटर में किसका यूज़ करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल का। किस पर्पज़ के लिए? फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए। तो लिखोगे इथाइलिन ग्लाइकोल is used in the moderator to decrease the freezing point, हिंदी में लिखोगे मॉडरेटर में इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। मॉडरेटर में इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हिमांक को कम करने के लिए।
हिमांक को कम करने के लिए, हिमांक को कम करने के लिए, हिमांक को कम करने के लिए। हाँ चमन जी, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया। गैस प्लस एल्कोहल गैसोल, गैस तो है ही नहीं बेटा, पेट्रोल प्लस इथेनॉल। ठीक है, फोम एक आप पेट्रोल पंप पर जाना, वहाँ पर देखना फायर एक्सटिंग्विशर होगा ना, उससे फोम निकलेगी। फोम जो आप नॉर्मली देखते हो वही तो होती है फोम। ठीक है, तो ये पेट्रोल हमारा कंप्लीट हुआ। अब डीजल पर आते हैं। ठीक है, हेडिंग डालोगे नेक्स्ट डीजल। अब पेट्रोल की क्वालिटी डिसाइड करने के लिए क्या था, ऑक्टेन नंबर। इसकी क्वालिटी डिसाइड करने के लिए होता है सीटेन नंबर। ठीक है, तो लिखोगे द क्वालिटी ऑफ डीजल, द क्वालिटी ऑफ डीजल, द क्वालिटी ऑफ डीजल इज डिसाइडेड बाय, द क्वालिटी ऑफ डीजल इज डिसाइडेड बाय, इज डिसाइडेड बाय सीटेन नंबर, इज डिसाइडेड बाय सीटेन नंबर। हिंदी में लिखोगे डीजल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। ठीक है, सीटेन, बस आपसे यही पूछा जाता है डीजल की क्वालिटी किससे डिसाइड करते हैं, सीटेन नंबर से। फिर भी मैं आपको आगे तक पढ़ा रहा हूँ। सीटेन नंबर भी 2 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन और हेक्साडेकेन। इसके अंदर कार्बन होते हैं 11, इसके अंदर कार्बन होते हैं 16। इसका जो सीटेन नंबर है वो है 0। ठीक है, इसका सीटेन नंबर है 100। आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से। अब एक चीज़ सुनना, नेप्थलीन जो होता है, नेप्थलीन बोल सभी ने देखी होंगी। तो पेपर में आपसे पूछा जाता है नेप्थलीन जो है किसका प्रोडक्ट होता है, ये आपका कोल तार का प्रोडक्ट होता है। तो नोट करके पॉइंट लिख लोगे, नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा अभी मत लिखो, इसको बाद में लिखेंगे, नोट को बाद में लिखेंगे, पहले इतना नोट कीजिए। कुछ और पॉइंट बताता हूँ डीजल में। प्यूरिफिकेशन नीतीश जी, और पेट्रोल निकालने का डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मनीष जी ये तो मुझे नहीं पता भाई, देखने पड़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, नोट वाला पॉइंट बाद में लिखवाऊंगा, पहले कुछ और ऐड करवाता हूँ। हाँ निकिता जी, देखो जो करवा रहा हूँ सब आपके पेपर में आएगा। अब देखो इसका यूज किस में करेंगे, हैवियर व्हीकल्स में। तो नेक्स्ट में लिखोगे इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन हैवियर व्हीकल्स, हैवियर व्हीकल्स। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। 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 अब पेट्रोल के कंबशन से कौन सी गैस निकल रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे निकलती सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपाउंड। तो लिखोगे फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल, 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 फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल सल्फर डाइऑक्साइड
एंड NOx, NO2 भी हो सकता है ये, ठीक है, NO भी हो सकता है, इसलिए X लिखा है। NOx गैस आर रिलीज्ड, गैसेज आर रिलीज्ड, गैसेज आर रिलीज्ड। हिंदी में लिखोगे डीजल के दहन से, डीजल के दहन से, डीजल के दहन से, डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, डीजल के दहन से SO2 और NOx गैस निकलती हैं। डीजल के दहन से SO2 और NOx गैस निकलती हैं। डीजल के दहन से SO2 और NOx गैस निकलती हैं, ठीक है। अब नोट करके पॉइंट लिखोगे। नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार, नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार, नेप्थलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार। नेप्थलीन, नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है, नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। सर पहले केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती थी सर, आपने बिल्कुल सरल कर दिया, थैंक यू अशरफी जी। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कैरोसिन ऑयल, हेडिंग डालोगे कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल का यूज़ आपको पता ही होगा, कहाँ करते हैं, आग लगाने में है ना, वो तो आपके अंदर पहले ही लगी हुई है, ठीक है। तो स्टोव्स वगैरह में, लैंप वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हम बात करते हैं प्रीमियम कैरोसिन ऑयल की, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम कैरोसिन ऑयल होता है, इसका यूज़ किया जाता है हेलीकॉप्टर्स में और फाइटर प्लेन्स में, हेलीकॉप्टर्स में और फाइटर जो जेट प्लेन्स होते हैं, इनके अंदर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। हॉलीवुड की मूवीज़ आप लोगों ने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होगी ना, है ना, हाँ। तो उसमें हेलीकॉप्टर का सीन भी देखा होगा, देखा होगा, है ना। उसके बाहर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, वो नहीं देखे होंगे, है ना। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि ध्यान तो अंदर है, वो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो उसके बाहर जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो होते हैं ATF। ATF क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो प्रीमियम कैरोसिन ऑयल है ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है और इसका दूसरा नाम होता है ATF, ठीक है, इसलिए लिखा होता है ATF। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। फुल फॉर्म है इसकी एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। कोल तार, नीतीश जी, तार कोल जो होता है वही कोल तार होता है बेटा, तार कोल तो पता होगा। कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा मनीष जी, रुक जाओगे, दे तो रखा आपने, पिछली क्लासेस देखी नहीं होंगी। नोट कर चुके होगे। देखो साइंस स्पेशल में तो मैंने LPG पढ़ा दी थी, थोड़ा बहुत दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सुपर टेट वाले बच्चे भी हैं। पेट्रोलियम गैस हेडिंग डाल लोगे LPG। LPG की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डोमेस्टिक गैस, घरेलू गैस, डोमेस्टिक गैस, घरेलू गैस, और क्या होते हैं? कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस, कुकिंग गैस
खाना बनाने वाली गैस। तो देखो एलपीजी में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन। सीक्वेंस भी बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर पर होती है आइसोब्यूटेन। थर्ड नंबर पर होती है प्रोपेन। ठीक है। अब जब गैस लीक होती हुई है तो स्मेल आती है ना आप लोगों को। कोई ऐसा जिसको ना आती हो तो मतलब वो पर्सन नॉर्मल नहीं, इलाज की ज़रूरत है। तो इससे स्मेल आती है? नहीं। इससे आती है? नहीं। इससे आती है? नहीं। तो एक चीज़ बताओ, देखो अगर एलपीजी के अंदर इन्हीं गैसेस का यूज किया तो और वो लीक हुई तो स्मेल तो आएगी नहीं, और आप उधर लगे हुए माहौल बना रहे हो, पता चला थोड़ी देर में परमानेंट बेहोश। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ऊपर बता रहा हूँ यहाँ से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसके अंदर एक स्मेलिंग एजेंट मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो वो जो स्मेलिंग एजेंट होता है, वो स्मेलिंग एजेंट कौन सा होता है आपका? इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन। फॉर्मूला होता है C2H5SH, और इसी को बोलते हैं थायोइथेनॉल। तो वो जो स्मेल होती है वो इसकी स्मेल होती है। ठीक है। दूसरा, जो लाइटर होता है ना, गैस वाला नहीं, माहौल बनाने वाला, तो वो जो लाइटर होता है उसके अंदर कौन सी होती है? आपकी ब्यूटेन होती है लाइटर में। ठीक है। और आपने देखा वो लाइटर के अंदर किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो सिलेंडर के अंदर भी इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ये भी ध्यान रखना, ये गैस के फॉर्म में नहीं होंगी। ठीक है। सीमा जी, NOx जैसे एन नाइट्रस, NO एक गैस हो गई, NO एक हो गई, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है। आगे देखोगे अब नेक्स्ट आता आपका लुब्रिकेंट, सॉरी पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर कपड़ों पर ड्राई क्लीनिंग जो कराते हैं, उस ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है पेट्रोलियम ईथर का। एक ही यूज है, लिख लोगे। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। 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 ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे लुब्रिकेंट स्नेहक। लुब्रिकेंट स्नेहक। लुब्रिकेंट स्नेहक। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? ये फ्रिक्शन को कम करता है। तो लिखोगे इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। हिंदी में लिखोगे यह घर्षण को कम करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, यह घर्षण को कम करता है।
इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, यह घर्षण को कम करता है। रीजनिंग तो आप लोगों की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती है सुपर टेट में, इसी दिन होती है ना या किसी और दिन होती है? अब आगे देखो, पैराफिन वैक्स, तो भी रीजनिंग की क्लास है आप लोगों की, जल्दी बताओ। अच्छा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट दो, ये पेट्रोल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट है ये, ठीक है, बस 2 मिनट दो, अभी इतने 9:30 भी शुरू नहीं। पैराफिन वैक्स किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम का, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेट्रोलियम वैक्स। तो लिखोगे इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। हिंदी में लिखोगे इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स, इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट दो, देखो अब इस चक्कर में एक चीज़ और स्किप हो गई। देखो लुब्रिकेंट जो होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, लुब्रिकेंट जो होते हैं ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में एकमात्र लुब्रिकेंट होता है वो होता है ग्रेफाइट। लिख लोगे ठोस स्नेहक, ये रह गया था, देखो जल्दबाजी ना करो, बस 2 मिनट दो, आराम से पूरा करा दूँगा। सॉलिड लुब्रिकेंट ठोस स्नेहक ये होता है ग्रेफाइट, बस 2 मिनट चाहिए मात्र। अब पैराफिन वैक्स का यूज़ कहाँ करते हैं? मोमबत्ती बनाने में, कैंडल बनाने में, ग्रीस बनाने में, वैसलीन बनाने में। लिखोगे इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in the manufacturing of candles, grease, candles, grease, it is used in the candles, grease and Vaseline etc. and Vaseline etc. हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मोमबत्ती, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में बताता हूँ, समझिए, रुको अभी एक बार। अब देखो मैंने आपको ये लिस्ट बनवाई थी, ये लिस्ट बनवाई थी मैंने आपको, यहाँ तक तो पढ़ा दिया। अब ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? क्योंकि इसका क्वेश्चन क्या आता है? एक तो बिटुमिन के नाम से क्वेश्चन आता है कि बिटुमिन क्या होता है, दूसरा नेपथलीन किसका प्रोडक्ट है? कोल तार का, ठीक है, वो दोनों चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ। इसका कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर बोलोगे लिखवाया क्यों? लिखवाया इसलिए। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा पेट्रोल का प्रोडक्ट, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेट्रोलियम कोक जो होता है ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब पेट्रोलियम आज ऑफ है क्लास रीजनिंग की, ओके भाई, फिर तो और बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है। कॉल कंप्लीट करते हैं, कॉल कंप्लीट करते हैं, 10 बजे तक करते हैं फिर क्लास। आज ऑफ है सुपर टेट वालों बच्चों, और किसी को तकलीफ तो नहीं है 10 बजे तक कर पढ़ने में? आज बस झूठ मत बोलना, कोई क्लास ना तो पढ़ लेना चुपचाप, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी होगा। आज ऑफ बता रहे हैं आपकी क्लास, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं फिर। कोयला, हेडिंग डालोगे कोल। मनीष जी तो कह रहे हैं ऑफ है, आकांक्षा जी आप कह रहे हो नहीं है। देखो एक बार शेड्यूल देखो, मैं पता करता हूँ फिर, नहीं तो झूठ मत बोलना, जल्दी बताओ। चलो क्लास है, चलो ठीक है, तो फिर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में कोयले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, जब बच्चे मना कर रहे हो नहीं तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो फिर हम बाकी कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।